नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें आधुनिक काल का पार्ट 2 देखेंगे। हमने इसके पहले पार्ट में नाटक और एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। ये सारे प्रश्न यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और ऑल स्टेट्स टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से सेलेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी। और हमारे चैनल पर हिंदी टीजीटी पीजीटी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। यह कथन किसका है? ये चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त जो प्रसाद जी के नाटक हैं उनके बारे में है कि इसमें स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ये किसने कहा है? पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित लक्ष्मी नारायण लाल। मैं हर प्रश्न में ऑप्शंस भी एज इट इज़ रखता हूँ जैसे आयोगों ने पूछे हुए हैं। मैं प्रश्न की भाषा के साथ और उसके ऑप्शंस के साथ बहुत कम हेर फेर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है नहीं, कहाँ से मैं इन्हें डाल देता हूँ। इसलिए मैं एज इट इज़ रखता हूँ प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न जो है कई बार रिपीटेड हुए हैं, इसलिए मैं क्योंकि 10-15 हज़ार क्वेश्चन में से 1000-1500 क्वेश्चन निकाल के दे पाना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा सोच विचार करना पड़ता है कि कौन सा प्रश्न रखें, कौन सा ना रखें। तो रचनाओं से आने वाले प्रश्न तो बराबर बदलते रहते हैं, फिर भी मैं महत्वपूर्ण रचनाओं को शामिल कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं कथनों से ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं, और ये सदाबहार प्रश्न हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये पूछा गया है कि आध्यात्मिकता का रूप चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों नाटकों में जो है स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ये कथन किसका है? तो ये 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं जिसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, भरत मुनि, बाबू गुलाब राय, आनंद वर्धन। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? पंचम वेद किसने माना है? तो नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि हैं, आचार्य भरत मुनि। इन्होंने ही नाट्य शास्त्र की रचना की है, नाट्य शास्त्र। और इसे जो है नाटक को पंचम वेद मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी है उपाधि और व्याधि, बादल की मृत्यु, एक घूंट, तेंदुआ। तो इसमें जो है आयोग द्वारा बादल की मृत्यु माना गया है। बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा का, राम कुमार वर्मा। ये प्रश्न थोड़ा विवादित है। कुछ आलोचक जो है प्रसाद की एक घूंट को प्रथम एकांकी मानते हैं ना, प्रथम एकांकी। कुछ आलोचकों द्वारा इसे माना जाता है प्रसाद की, क्योंकि इसका रचना काल 1929 है और इसका 30-31 के आसपास है। तो कुछ लोग इसे मानते हैं और ऐसे प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे हिंदी में जिसमें कोई आलोचक, कोई विद्वान किसी रचना को मानता है, कोई किसी को, चाहे नाटक हो चाहे उपन्यास हो, इसमें कहानी हो, ऐसे विवाद हिंदी साहित्य में बहुत हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो बादल की मृत्यु है, जो राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। और एक घूंट एकांकी को भी कुछ आलोचक मानते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप एक घूंट लगा सकते हैं ऑप्शन।
ठीक है, सही ऑप्शन आंसर में अगर हो एक घूंट तो इसे भी आप लगा सकते हैं। कुछ आलोचक जो है एक घूंट को भी मानते हैं, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। इन चारों आलोचकों में से, विद्वानों में से स्कंदगुप्त को सर्वश्रेष्ठ किसने माना है? श्रेष्ठ प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त नाटक को सबसे श्रेष्ठ किसने माना है? ये माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो के आई बटन पे मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें आदिकाल भक्तिकाल के लगभग 250-300 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आपने अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया है रामचंद्र शुक्ल का, और आपने अगर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ लिया है, डॉक्टर बच्चन सिंह को पढ़ लिया है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देख रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी एक बार ज़रूर जांचनी चाहिए। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप उन्हें जा कर के एक बार ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वीडियोज़ अभी अगले कुछ दिनों तक सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काम कर रहा हूँ। इसके बाद मैं साहित्य इतिहास पर आऊँगा, क्योंकि साहित्य इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं ऑलरेडी, और मैं चाह रहा था कि कुछ एक सेलेक्टेड काम हो हिंदी साहित्य के इतिहास पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जिससे जो है जो हमारा इतना सारा प्रश्नों का संग्रह है वो थोड़ा कम हो सके, जिससे जो है 1000-1500 क्वेश्चन में से आप किसी पेपर में 1000-1500 क्वेश्चन का फैक्ट आप लेकर के जाएं, तो आप उसमें 40%, 30%, 50% क्वेश्चन सिर्फ इन 1000-1500 फैक्ट्स से कवर कर पाएँ। मेरी कोशिश ये है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? प्रयाण का मतलब होता है कूच करना या सफ़र पे कहीं निकलना, कूच करना या यात्रा प्रारंभ करना। ध्रुव स्वामिनी से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से, विशाख से। किस नाटक से लिया गया है यह प्रयाण गीत? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये किस नाटक में है ये बताना है आपको। तो ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक है जो प्रसाद जी का, उससे लिया गया। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनमें दोनों में जो है गीत आपको मिलेंगे। कार्नेलिया का गीत है और देवसेना का गीत है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी तैयारी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है? कौन से ऐसे एकांकीकार हैं जिन्होंने अतीत के गौरव को, अपने संस्कृति के गौरव को, अपने देश के गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, लक्ष्मी नारायण लाल। कौन से एकांकीकार हैं ये आपको बताना है। यह है रामकुमार वर्मा जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। इन्होंने अतीत के गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का अपने एकांकियों के माध्यम से प्रयास किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? अंधा युग की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? एक तरह से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राजकाज की समस्या। अंधा युग नाटक जो है इसकी मूल समस्या क्या है? अंधा युग धर्मवीर भारती जी का नाटक है। ये महाभारत के कथानक पर आखिरी दिन के युद्ध के आखिरी दिन के आधार पर रचा गया है, और इसकी मूल समस्या जो है युद्ध और उसके बाद की समस्या है कि भाई
युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, उसके बाद कितनी समस्याएं होती हैं उसको आधार बना करके रचा गया है युद्ध और उसके बाद की समस्या को। ठीक है, देखिए नाटक जो है, नाटक की रचना का मूल आधार ही दुख है या किसी, ठीक है, भरत मुनि ने भी नाटक के सृष्टि के मूल में जो है लोक का दुख माना है। यानी नाटक हमें रचना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, लोगों के दुखों को व्यक्त करने के लिए एक नाटक की रचना की जाती है, उस समस्या को दिखाने के लिए, जनता को, लोगों को या शासक को कह लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखना है कि सही नहीं है पूछा जा रहा है। मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना। देखिए जो भारतेंदुकालीन नाटक हैं या कविताएं हैं उन या जिस भी विधा की रचनाएं हुई हैं, है ना, चाहे अनुवाद हो किसी नाटक का या कोई और भी विधा की रचना हो नाटक के अंतर्गत ही, है ना, जैसे उसमें स्यापा है, मुकरियाँ हैं, है ना, सब अलग अलग विधाओं की रचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। उसके केंद्र में कहीं ना कहीं मनोरंजन के साथ साथ जन जागृति भी थी, लोगों को जागृत करना, लोगों को अवेयर करना और अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति लोगों को के हृदय में प्रेम की प्रतिष्ठा करना, प्रेम जगाना, है ना, सत्य, न्याय, उदारता, इन सब मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना। तो कहीं ना कहीं भारतेंदुकालीन नाटकों का मूल्य उद्देश्य जो था, ये पहले जो 3 ऑप्शन हैं ये सही हैं, मतलब ये तीनों थे मूल उद्देश्य में, मगर परिनिष्ठित भाषा का विकास और विस्तार करना ये नहीं था उनका मूल उद्देश्य। ये चीज़ मूल उद्देश्य में बन के आता है द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में सरस्वती के प्रकाशन के साथ जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1903 में सरस्वती का प्रकाशन का कार्यभार संभालते हैं, वहाँ से हम मान सकते हैं कि परिनिष्ठित भाषा का विकास और विस्तार करना उनका लक्ष्य बन गया था, उन्होंने इसे अपना लक्ष्य बना लिया था, जिसकी वजह से आज हम हिंदी का बहुत साफ़ सुथरा रूप देखते हैं। ठीक है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये सही नहीं है, ये वाला डी ऑप्शन, परिनिष्ठित भाषा और भाषा का विकास और विस्तार करना, ये भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो एकांकी को कहा जाता है। रेडियो एकांकी का एक और नाम क्या है? श्रव्य एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी, ध्वनि एकांकी। तो रेडियो एकांकी को देखिए एकदम सब मिलते जुलते ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं होगा तो आप इसको किसी भी ऑप्शन पर लगा करके चले आएंगे, ऑप्शन ऐसे ही मिलते हैं परीक्षाओं में। रेडियो एकांकी को कहा जाता है ध्वनि एकांकी। आप अगर पहले रेडियो वगैरह सुनते रहे होंगे, अब तो खैर चलन ही ख़त्म हो गया है, तो वहाँ ये शब्द यूज़ किया जाता था एकांकी के लिए, ध्वनि एकांकी। विविध भारती वगैरह पे जो प्रोग्राम आते थे या जो लोकल चैनल्स होते थे उन पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, यह कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये किसने कहा है कि ये बहुत विलक्षण बात है कि आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन, गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके उलट डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि विलक्षण बात तब होती अगर इसका प्रवर्तन, गद्य का प्रवर्तन नाटकों से नहीं होता। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि विलक्षण बात तब होती, शुक्ल जी ने तो ये लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, क्योंकि हमारा गद्य साहित्य शुरू जो होता है वो नाटकों से होता है। मगर डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि शुक्ल जी ने लिखा है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, लेकिन विलक्षण बात तब होती
जब यह प्रवर्तन नाटकों से न होता। क्यों? इसका कारण बताते हैं कि भरत मुनि ने नाटक की सृष्टि के मूल में लोक का दुख माना है और लोक जागरण का यह सशक्त माध्यम है। तो कहीं ना कहीं हम दुखी थे, कहीं ना कहीं हमारा समाज दुखी था। इसकी वजह से हमारे गद्य का प्रवर्तन जो है नाटक विधा से होना भी दुखद मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, इसे बहुत सुखद घटना नहीं मानते हैं, विलक्षण घटना नहीं मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है अनघ, प्रभात, करुणालय, पंचवटी प्रसंग। पहला गीति नाट्य कौन सा है? यह है करुणालय। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। और पंचवटी प्रसंग जो है ये है निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अनघ है मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हों क्या कहा जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में बात हो रही है, खेल के लिए नहीं पूछा जा रहा है कि जहाँ नृत्य हो, नाटक हो, खेल हो, आदि हो। खेल तो मैदान में भी होता है, नाटक वगैरह जैसे वैसे समाज में हमारे देखें तो चट्टी चौराहे पर भी खेल दिखाने वाले, नृत्य दिखाने वाले दिखाते हैं। मगर यहाँ साहित्य की बात हो रही है कि उसको क्या कहते हैं साहित्य की भाषा में। रंगमंच, विद्यालय, मंदिर, पुस्तकालय। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये नाटक से संबंधित है रंगमंच, या जिसे आप स्टेज कह लेते हैं एक शब्द में इंग्लिश में ना, स्टेज या रंगमंच। और रंगमंच पर जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है, जहाँ तैयारियाँ वगैरह होती हैं, जहाँ से नाटक को निर्देशित किया जाता है, पर्दे के पीछे का जो हिस्सा होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। पर्दे के पीछे। संस्कृत नाटक अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ होता है कि नेपथ्य से आवाज़ आती है। नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे, इसे कहते हैं नेपथ्य। नेपथ्य। अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? यानी नाटक सुनने वाला, देखने वाला कितने रसों का आनंद लेता है, कितने रसों का मिश्रित रूप से उस मतलब नाटक में परिणति होती है। 2, 10, 7, 8। तो इसका आंसर है 8। वैसे भरत मुनि ने 8 नाट्य शास्त्र में जो है भावों की कुल संख्या 49 मानी है, जो मतलब नाटक में परिणत होने वाले या परिपाक होने वाले रसों की संख्या, भावों की संख्या कितनी मानी है? 49, जिसमें 8 तो आपके स्थायी भाव हैं। जैसे 8 रस होंगे, रसों के स्थायी भाव हो जाएंगे। 8 स्थायी भाव और 8 ही अनुभाव हैं। अनुभाव। और 33 जो है संचारी भाव। इनको आप जोड़ेंगे तो ये मिला करके 49 हो जाएंगे। 8 8 16 और 33 49 हो जाएंगे संचारी भाव। संचारी भाव। आपने रस के लिए एक सूत्र है, पढ़ा होगा, है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यहाँ संचारी भाव नहीं, व्यभिचारी कहा गया है। ठीक है, विभाव अनुभाव या व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। रस की निष्पत्ति में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिसे संचारी भाव यहाँ पर कहा है इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जिसमें
कौन सा ऐसा नाटक है निम्न में से जिसमें मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। तो अगर आप नाटक पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपने ज़रूर पढ़ा, देखा, सुना होगा। आधे अधूरे की जो कहानी है वो मध्यवर्गीय पारिवारिक समस्या पर आधारित है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? दुखांत नाटक पूछा जा रहा है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कलि कौतुक। तो हिंदी का जो प्रथम दुखांत नाटक है वो रणधीर प्रेम मोहिनी है, लाला श्रीनिवास दास का। लाला श्रीनिवास दास का, निवास दास, लाला श्रीनिवास दास। इनका उपन्यास परीक्षा गुरु आपको याद ही होगा, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, परीक्षा गुरु। और अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा ये भारतेंदु के नाटक हैं। कलि कौतुक प्रताप नारायण मिश्र का है, प्रताप नारायण मिश्र का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नीलदेवी। देखिए रूपक नाटक को ही कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे रूपक। और रूपक के 10 भेद बताए गए हैं। कुल कितने भेद बताए गए हैं? 10, जिसमें से एक भाण भी होता है। ठीक है, तो जो 10 भेद हैं वो कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये पूछे जा सकते हैं इस तरह से कि इसमें से कौन सा रूपक का भेद नहीं है। 3 नाम दे दिए जाए इसमें से और एक ना दिया जाए, एक कोई दूसरा नाम जोड़ दिया जाए उसमें। तो पहला है, एक तरफ से नोट करते चलेंगे, नाटक। दूसरा प्रकरण, तीसरा है भाण, चौथा व्यायोग। ये रूपक के भेद हैं। पांचवा समवकार, संस्कृत साहित्य में सब विधिवत बताया गया है सब नाटक के भेदों के बारे में। छठवां है डिम, सातवां है इहा मृग, आठवां है अंक, नौवां है विथि, और 10वां है प्रहसन। देखिए भाण जो है, भाण एक पात्रीय नाटक होता है जिसमें सिर्फ एक पात्र होता है, एक ही पात्र होगा। वह इसमें जो है आकाशवाणी के द्वारा जो है बातचीत होती है, उस पात्र के एक ही पात्र के माध्यम से कथानक आगे बढ़ता है और ऐसे नाटकों को भाण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न ये है, इसका सही आंसर है भाण कौन सा है? विषस्य विषमौषधम, जिसमें गायकवाड़ परिवार की बात इन्होंने की है, भारतेंदु जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? शेक्सपियर के 12 नाटकों का अनुवाद करने वाले साहित्यकार कौन से हैं? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रांगे राघव, मन्नू भंडारी। तो ये किया है रांगे राघव जी ने, रांगे राघव। इनका मूल नाम था त्रयंबक वीर राघव आचार्य, त्रयंबक वीर राघव आचार्य,
ये मूलतः दक्षिण भारत के थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, तमिल भाषी थे, तमिल भाषी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिला है आषाढ़ का एक दिन के लिए मोहन राकेश को, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटक आधुनिक काल का। इसके ऊपर इसको हिंदी संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला हिंदी के लिए, हिंदी नाटक के लिए, मोहन राकेश। ये कालिदास के जीवन पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे डॉक्टर जगन मोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सबसे पहले नाटकों के क्षेत्र में काम करने वाले, नाटकों को प्रमोट करने वाले आपको पता है कि भारतेंदु जी थे। तो भारतेंदु जी ही इसके प्रेरणा स्रोत थे काशी नेशनल थिएटर की स्थापना के। काशी नेशनल थिएटर 1884 में स्थापित हुआ था, ये 1884 में। और इसके प्रेरक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था, किसने किया था? शकुंतला नाटक जो है कालिदास का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से संस्कृत में, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे हिंदी में लोग शकुंतला भी कह लेते हैं, शकुंतला नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो ये किया है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका आंसर आपको पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं जो ऐतिहासिक नाटकों के लिए जाने जाते हैं, और सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक इन्हीं के नाम रिकॉर्ड दर्ज है, इन्होंने ही लिखे हैं। और इनके नाम पर ही 1921 से 1936 तक के कालखंड को नाटक में प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। 1936 तक प्रसाद युग, नाटक के क्षेत्र में प्रसाद युग, और 1936 के बाद का युग कहलाता है प्रसादोत्तर युग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु, समुद्र का व्यापारी, दुर्लभ व्यापारी, व्यापारी राक्षस। तो मैंने आपको पहले भी शायद ये बताया था, दुर्लभ बंधु के नाम से किया है इन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मैं देखिए एक ही बात को 10 बार रिपीट करने में विश्वास नहीं करता हूँ। जो समझदार है, प्रश्नों के स्तर को जानता है, उसको 10 बार एक ही बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके एग्ज़ाम में। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते होंगे, आपने कोई प्रैक्टिस सेट ले रखा होगा, तो आपको मेरे कराए हुए प्रश्न ज़रूर मिलते होंगे। हर एक सेट में 2, 4, 10 प्रश्न हर वीडियो से मिलेंगे। 2 प्रश्न, 1 प्रश्न तो हर वीडियो से मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों को मैं पिक करता हूँ जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं।
भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था, यानी खुद रोल किया था इन्होंने किस नाटक में? जानकी मंगल, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल में। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखित नाटक है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, और इसका अभिनय वहीं बनारस में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट का, भारतेंदु का, राधा कृष्ण दास का, श्रीनिवास दास का? तो ये लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है संयोगिता स्वयंवर। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? भारत दुर्दशा क्या है? नाटिका है, नाट्य रासक है, प्रहसन है, गीति रूपक है? तो भारत दुर्दशा जो है नाट्य रासक है, नाट्य रासक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? अंधेर नगरी, रत्नावली, भारत दुर्दशा, नील देवी। कहाँ करुणानिधि केशव सोए बार बार पूछा गया है। ये नील देवी से ली गई पंक्तियाँ हैं। जो भारतेंदु का नाटक है नील देवी, उससे ली गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास, बंदिनी। तो ये है सूरदास। प्रेमचंद का एक नाटक आपने उपन्यास पढ़ा होगा, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि। तो रंगभूमि का एक पात्र है सूरदास, उसी पर आधारित ये नाटक है सूरदास। और बाकी ये तीनों नाटक श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, बंदिनी, ये जो है विष्णु प्रभाकर के हैं, विष्णु प्रभाकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। मल्लिका जो है किस नाटक की पात्र है? महिला पात्र है। तो ये जो है आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है कालिदास के जीवन पर आधारित, मल्लिका उसी की पात्र है, आषाढ़ का एक दिन। चलिए बहुत फेमस नाटक है ये, आप देख सकते हैं, तो यूट्यूब पर देख लीजिए इसको। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और अंधा युग, तमस, इन सबको आप यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ डालिए, एक तरफ से देख डालिए। इनका कई थिएटर्स में मंचन भी हो चुका है। तो आप समय निकाल करके इन रचनाओं को, जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनको देखना पढ़ना चाहिए आपको। सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने भर से काम नहीं चलने वाला। आजकल प्रश्न बहुत डीप बन रहे हैं, तो कुछ रचनाएं आप पढ़े रहेंगे तो इससे आपकी तैयारी और मजबूत होती जाएगी। दिन पर दिन परीक्षाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर। मिस्टर अभिमन्यु जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल जी का मिस्टर अभिमन्यु, बहुत चर्चित नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं?
कलराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो शुक्ल जी जो है भारतेंदु के वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को पहला मौलिक नाटक मानते हैं। भारतेंदु के वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारतेंदु, इसे पहला मौलिक नाटक माना है शुक्ल जी ने। और जो कलराज की सभा और रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट जी का है, बालकृष्ण भट्ट। और एक एकांकी भी है कार्तिक प्रसाद खत्री की इसी नाम की, रेल का विकट खेल, कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। दो रचनाएं इस नाम की मिलेंगी आपको, एक नाटक है, एक जो है एकांकी है। ये अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो है भारतेंदु का निबंध है, भारतेंदु का निबंध है, निबंध कह लीजिए, लेख कह लीजिए। अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु द्वारा लिखित जो है निबंध है। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कैसे ही वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए चैनल के साथ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय चैनल पर दे पाऊं। चलिए, धन्यवाद।